नमस्कार। हरियाणा के चौंकाने वाले विधानसभा नतीजों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। हरियाणा में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है, वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस ने सत्ता की सीढ़ी चढ़ ली है। लेकिन सबसे चौंकाने वाले नतीजे हरियाणा से आए, जहां 6 के 6 सर्वे से साफ था कि बीजेपी के हाथ से हरियाणा खिसक रहा है। लेकिन चुनावी नतीजों के आते ही कांग्रेस के हाथ से तो मानो तोते उड़ गए। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी प्लस को 21 सीटें मिल रही थीं। कांग्रेस को 59 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया। अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती है, ऐसा बताया गया था इस एग्जिट पोल में। वहीं दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी को 29 से 23 सीटें दी जा रही थी। कांग्रेस के हाथ में 44 से 54 सीटें दिखाई जा रही थी। अन्य के खाते में 1 से 9 सीटें जाने का अनुमान बताया जा रहा था। रिपब्लिक मैट्रिज के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस को हरियाणा में 18 से 24 सीटें, कांग्रेस प्लस को 55 से 62 सीटें, अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें बताई जा रही थीं। पीपुल्स प्लस के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी को 20 से 32 सीटें, कांग्रेस को 49 से 61 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें बताई जा रही थी। मनी कंट्रोल की बात करें तो मनी कंट्रोल ने अपने सर्वे में हरियाणा में बीजेपी को 28 सीटें दी, कांग्रेस के खाते में 58 सीटें डाली गईं और अन्य के खाते में 6 सीटें बताई गईं। CNN 24 के एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 21 सीटें दी गई थी, कांग्रेस को 59 सीटें और अन्य के खाते में 10 सीटें बताई गईं। लेकिन आज तीसरा चरण की काउंटिंग होने के बाद से ही नतीजों के रुझान बीजेपी की तरफ आने लगे और हरियाणा में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिखने लगी। कई राजनीतिक विश्लेषक अब इसे कांग्रेस की आपसी खींचतान का मामला बताते हैं, लेकिन हम बता दें आपको कि यह आपसी खींचतान का मामला नहीं है। हरियाणा में हालांकि 2 ही खेमे हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरा कुमारी शैलजा का। कांग्रेस के दोनों गुट आपस में टकराते रहे हैं, लेकिन आपको बता दें इस चुनाव में 90 में से 72 सीटें हुड्डा खेमे को मिले और वहीं 9 सीटें शैलजा खेमे को। ऐसे में पहले दिन से ही साफ था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा जाहिर तौर पर भारी है। वहीं एक खेमा रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी बताया जाता रहा, जो राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। इन चुनाव में कांग्रेस ने गुटबाजी नहीं के बराबर दिखी। वहीं राहुल गांधी ने खुद शैलजा कुमारी और हुड्डा में सुलह कराकर सत्ता के लिए संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करने का वादा लिया। सीएम के कांग्रेसी तीनों उम्मीदवारों ने भीतरघात को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नतीजों से साफ है कि हरियाणा कांग्रेस को तगड़ा नुकसान हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह नुकसान क्यों हुआ। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात करें तो आप लोगों को बता दूं कि बीजेपी ने अपने करीब 40% विधायकों का टिकट काट दिया था। ये 40% विधायकों में बता दूं मैं आपको कि पिछली बार हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 40 विधायक चुन के आए थे, उसमें से 40% काटने का मतलब है कि उसमें से केवल 24 लोगों को टिकट दिया गया था, दोबारा 16 लोगों के टिकट काट दिए गए थे। वहीं कांग्रेस ने 2019 में अपने अधिकांश विधायकों को दोबारा मौका दिया, जिसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अगर असर होता है तो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और नतीजे भी इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। बात करें कास्ट पॉलिटिक्स की, सारे जातिवादी समीकरणों की, तो आपको बता दूं कि जो हरियाणा के चुनाव के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ हमेशा 36 जातियों का बोलबाला रहा है। 36 जातियां मिलकर ही हरियाणा की सामाजिक संरचना बनाती हैं। चुनाव में सभी पार्टियां जातिगत समीकरणों पर भरोसा करती दिखी हैं। इसीलिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने
ओबीसी जिनकी संख्या 40% से ज्यादा है उन पे भरोसा जताया, जो उसका मुख्य आधार भी है। ओबीसी में 78 जातियां हैं, हालांकि इसमें से जाट, दलित और अल्पसंख्यक कांग्रेस उस पे निशाना बनाती रही और साधती रही। कहा जाता है, और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं चुनाव आयोग से, उसमें मुस्लिमों ने नूह जैसे जिले में 90% वोटिंग हुई मुस्लिम इलाकों से, और करीब 92% वोट कांग्रेस को गए और 5% ही वोट बीजेपी को मिले। ऐसे में मोहम्मद अमीन साहब, सवाल उठता है कि क्या और भी कोई कारण थे जिसको बीजेपी का फायदा हुआ? नहीं, बीजेपी जो है डिसिप्लिन पार्टी है। जैसे ये आपने अभी ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि उन्होंने 50% अपने लोगों के टिकट काट दिए। ये अपनी बीजेपी की अंदर की सूचनाएं होती हैं, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है, उनके कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट होती है। इस बात में आपने देखा होगा, सेंटर में भी उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों तक के टिकट काट दिए। तो उनकी अपनी सूचनाओं के आधार पर काम होता है कि कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता, और किसका चेहरा बहुत पुराना हो चुका है। अगर रिपीट किया जाएगा तो उससे बीजेपी को हार देखनी पड़ेगी। तो बीजेपी अपनी हार न देखने के लिए जीतने की बात करती है, और इतने डिसिप्लिन पार्टी है तो उनके वर्कर भी इसी तरह सपोर्ट करते हैं। उसका उनको नतीजा मिला है कि उन्होंने टिकट भी काटे, और जो अच्छे छवि के लोग थे उनको टिकट दिया उसका, और समीकरण भी उनके थे। देखिए, उन्होंने इससे पहले सीएम को हटा के एक ओबीसी समाज का सैनी, तो यानी यह तय है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए तमाम पुराने चेहरों को बदला गया, सीएम तक के चेहरे को बदला गया, और उसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा क्या रहा कि जो जाट, दलित और अल्पसंख्यक पे निशाना साधना चाहती थी, उसमें से दलित वोटर उसके साथ नहीं आए। दलित वोटर INLD यानी इंडियन लोक दल और जननायक जनता पार्टी की तरफ भी नहीं गए, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है। जबकि ये दोनों दल दलित वोटरों के सौदागरों, जिसमें कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद, जिनकी समता आजाद पार्टी है, और बीएसपी जिसको एक सीट मिल चुकी है। अभय चौटाला ने बीएसपी के साथ समझौता किया था, दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर के साथ समझौता किया था, लेकिन इन लोगों का सुपड़ा साफ हो गया। तो क्या एक बड़ा सवाल ये है कि क्या दलित वोटरों को हिंदू वोटरों से अलग देखा जा सकता है? हरियाणा में तो इसको नकार दिया गया है। विपिन शर्मा जी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित बात है, क्योंकि हर एक मन से कहा जा रहा था कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा और तीसरी बारी भाजपा सत्ता पे काबिज नहीं होगी, और बार बार कटाक्ष करा जा रहा था कि 8 अक्टूबर भाजपा का सफाया हो जाएगा हरियाणा से। लेकिन यहाँ इसके विपरीत, तो यहाँ पर कई फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार रहेंगे इसका। क्योंकि पहली बात, जो आप हिंदू वोट की बात कर रहे हो, क्या दलित वोट अलग, वो जो यहाँ पर तो एक केस स्टडी बन के उभरेगा हरियाणा में, कि जो बोला जा रहा था कि भाई यहाँ पर जाट फैक्टर अलग, दलित फैक्टर अलग। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो वोट जो पड़ा है और जो भाजपा पे भरोसा बरकरार है जनता का, तो वो उसके पीछे कई कारण है कि जो टफ डिसीजन भाजपा ने समय रहते ले लिए। आप तो देखें, नायब सिंह सैनी को जैसे मुख्यमंत्री चुना गया, उसके पीछे कोई कारण रहा होगा। और तुलना करें राजधानी से, कि दिल्ली में 7 सांसदों में से 6 के टिकट काटे गए, उनको दोबारा रिपीट नहीं करा गया लोकसभा 2024 के चुनावों में। तो अपने आप में कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। जब आप आकलन करते हैं, जमीनी हकीकत देखते हैं कि जनता पब्लिक का मूड क्या है, तो वहां पर समझदार उसी को कहते हैं जो समय रहते ऐसे कड़े फैसले ले पाए, तब टास्क मास्टर बन पाए। और सबसे जरूरी बात है, मैं चाहता हूं आज इस चर्चा में इस बात का भी जिक्र हो, क्योंकि अपनी पुरानी गलतियों से, क्योंकि बार बार बोला जा रहा था भाजपा का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है, और मोहन भागवत जी आरएसएस मुखिया, उन्होंने आईना दिखाने का काम करा। उन्होंने बोला अहंकार हो गया है कुछ लोगों को, और ये बोला जा रहा था, अंदर खाने से खबरें आ रही थी, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन भाजपा एंड आरएसएस, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन मोदी, अमित शाह एंड योगी। मोदी एंड योगी के बीच में ठीक नहीं चल रहा, अमित शाह और योगी के बीच में ठीक नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि उन सब बातों पे विराम लग गया है, और ये वाला जो चुनाव नतीजे जब आ जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, और पूरा। विपिन शर्मा जी, बड़ा सवाल, अगर आपकी बात मानी जाए तो क्रेडिट किसको देंगे? बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को, या मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व को, या नायब सिंह सैनी के ओबीसी चेहरे को? देखिए, टोटलिटी ऑफ ऑल द फैक्टर्स, कि आप बोले कि
मात्र एक सिर्फ करिश्माई चेहरा जो प्रधानमंत्री का वो अपनी जगह है, वो जो उनका करिश्मा है वो बरकरार है, भले ही उनके बरकरार है, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा प्रयोग असफल साबित हुआ है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, बीजेपी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद को और पुनः से एजाज खान को, जिनको बीजेपी का टिकट मिला। दोनों ही उम्मीदवारों को बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं ने नहीं गले लगाया, नकार दिया। इससे क्या संदेश है मुस्लिम मतदाताओं का बीजेपी को? देखिए, मुस्लिम मतदाता जो है बहुत होशियार हो चुका है और उसने शुरू से ही बात रखी है। ये जो आप नसीम अहमद की बात कर रहे हैं और उनकी कर रहे हैं, ये लोग इससे पहले भी वहाँ पर एमएलए रह चुके हैं किसी और दलों से, और उसके बाद दूसरे दल को ज्वाइन करके बीजेपी में आए ये लोग। इन लोगों का काम है सिर्फ विधायक बनना और जनता का काम न करना। तो ये निकम्मे लोग हैं, देखा जाए तो ये जनता अच्छी तरह जानती थी अगर इनको हम चुन के भेजेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए एक तो इनको वहां से वोट नहीं मिला, उससे इनको हिंदू वोट भी नहीं मिला। मैं आपको बताऊं, आप देख लीजिएगा, आंकड़े बताएंगे, मुसलमान के साथ साथ में इनको हिंदू वोट भी नहीं मिला। इसका कारण है कि ये लोग हारे हैं और ये लोग काम न करने के लिए पब्लिक के सामने मशहूर हैं दोनों, इसलिए इतनी स्थिति ये हुई है। और मैं तो समझता हूँ अभी जो आप बात कर रहे थे हरियाणा के अंदर और मुख्यमंत्री के ऊपर, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा डॉक्टर प्रसन्न जी कि देखिए, इन्होंने गुजरात मॉडल किया, सीएम बदल दिया, उसके बाद आप देखिएगा टिकट काट दिए 20%। इधर से जो कांग्रेस का मामला हुआ वो राजस्थान से आप कंपेयर करिए, जैसे अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई चल रही थी, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी शैलजा की, और शैलजा भी वहाँ पे अध्यक्ष रह चुकी हैं, इनके फादर भी वहाँ पर मिनिस्टर रहे कांग्रेस के, और एक समाज से आती हैं और महिला है, वो बार बार इस बात को कहती रही, उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। लेकिन अगर कुमारी शैलजा की बात की जाए तो एक बात साफ है, जिस कार्ड को कांग्रेस खेलना चाहती थी, दलित कार्ड को, दलित पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे बीजेपी के साथ। हरियाणा में क्यों हारी कांग्रेस और बीजेपी की क्यों लगी हैट्रिक, इस पे चर्चा कर रहे हैं, एक एक बिंदु पे बता रहे हैं कि बीजेपी सत्ता पे कैसी तीसरी बार कब्जा कर लिया है बीजेपी ने। तो आपको बता दें कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कांग्रेस पर भारी पड़ा है, ना कि बीजेपी पर। बीजेपी ने अपने तमाम पुराने कैंडिडेट को काट दिया था, 40% टिकट काटे थे, जबकि कांग्रेस ऐसा कर पाने में नाकाम रही थी। दूसरा, कांग्रेस जिस जाट, दलित और अल्पसंख्यक का समीकरण बना के चल रही थी, दलित पूरी तरीके से बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहे। दलितों की अगर संख्या की बात की जाए तो 21% दलित हरियाणा की जनसंख्या में हिस्सा रखते हैं, जिसमें से हरिजन वर्ग को माना जाता है कि वह कांग्रेस को वोट देता है, जबकि दलित के धानक और वाल्मीकि समुदाय बीजेपी के कट्टर वोटर माने जाते हैं। लेकिन जो अभी नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें लग रहा है पूरा दलित वोट उसी हिंदू समुदाय की तरीके से वोट करता नजर आया, जैसे बाकी अगड़े पिछड़े ओबीसी वोट करते रहे हैं। ये बड़ी चेतावनी है कांग्रेस के लिए। विपिन शर्मा जी, कांग्रेस इस चेतावनी को समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही है? आप बधाई के पात्र हैं प्रसून जी, और आप बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं। यही मैं सवाल की अपेक्षा कर रहा था। देखिए, कांग्रेस यहाँ पर नींद से उसको तो आप जगा सकते हैं कि जो सोया हुआ हो, लेकिन उसका क्या करेंगे जो जान के अनजान बना है। तो यहाँ पर कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा लग रहा था 2024 के लोकसभा के चुनावों के परिणाम के बाद कि वो पुरानी गलतियों से उन्होंने सीख ले ली है, लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि गुटबाजी चल रही है। राजस्थान में क्या चल रहा था इतने समय से, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का एक अलग अलग कैंप्स बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में क्या था, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोई ना कोई तो कारण होगा ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने कद्दावर नेता है कांग्रेस के, वो हताश हो गए और वो दूसरी तरफ रुक करके भाजपा की तरफ। हिमंता बिस्वा शर्मा की क्या गलती थी, उन्होंने समय मांगा था राहुल गांधी से, समय नहीं मिला तो भाजपा में शामिल हो गए, आज मुख्यमंत्री है असम के भाजपा की तरफ से। तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि गुटबाजी एक बहुत अहम फैक्टर है कि यहाँ पर चुनावों में, क्योंकि चुनाव रणनीति में लड़े जाते हैं और वोट बैंक के बीच, वोटर्स के बीच आप जब जाते हैं तो वहाँ पर अच्छा संदेश नहीं जाता कि अलग अलग आप। विपिन शर्मा जी, अभी कांग्रेस की बात समझ लिए, बीजेपी की बात समझ लिए, चुनावी नतीजे हरियाणा के आ गए हैं।
किंग मेकर किसको माना जाए? दलित वोटरों को माना जाए, ओबीसी वोटरों को माना जाए, किसे माना जाए? देखिए, निश्चित बात है, जनता जनार्दन होती है, हर एक वोट की अपनी अहमियत है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जनता किंग मेकर है, सारे वोटर्स ने अपनी भूमिका निभाई है। और देखिए, जनता के जनादेश को स्वीकार करना पड़ेगा यहाँ पर कि जनता ने अगर ये मूड बना ली है कि तीसरी बारी सत्ता पे काबिज कराना है हरियाणा में भाजपा को, तो उसके पीछे कारण होगा, क्योंकि ये नारा चला था कि जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। तो निश्चित बात है कि कुछ अच्छी नीतियां रही होंगी भाजपा की, क्योंकि बार बार एक हर एक मंच से बोला जा रहा था कि हरियाणा की आवाम, हरियाणा की जनता आक्रोशित है भाजपा से। तो ऐसा नहीं है, इसके विपरीत अगर यहाँ पर तीसरी दफा, क्योंकि इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, और पहले के मुकाबले अगर ज्यादा बहुमत मिल रहा है भाजपा को, तो इसका मतलब है कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो उनको श्रेय देना पड़ेगा भाजपा को उनकी नीतियों के लिए, कि अच्छे काम के लिए। आपसे जल्दी से विपिन शर्मा जी चाहूंगा 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। पहलवान किसान वाला समीकरण क्यों बिगड़ गया कांग्रेस के लिए? देखिए, उसका सरल सा उत्तर ये है कि यहाँ पर देखिए, किसान तो भोला वाला है। मैं हर एक मंच पे इस बात का जिक्र करता हूँ, क्योंकि हरियाणा में मैं रहा हूँ और अलग अलग जिलों में गया हूँ। हरियाणा में मेरे को काम करने का अवसर मिला है, तो वहाँ पर किसानों को और पहलवानों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। और वो समझते हैं कि यहाँ पर नेता अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर बातें करते हैं। तो वहाँ पर ये बात है कि ये 21वीं सदी की आवाम है, वो भली भांति समझते हैं कि कौन उनका सही मायने में उद्धार कर सकता है। और वो जमाना चला गया जब विधानसभा चुनाव महज बिजली सड़क पानी पे हुआ करते थे। तो यहाँ पर अपेक्षा सातवें आसमान पर है। उनको आईआईटी चाहिए, आईएम्स चाहिए, अव्वल दर्जे का स्वास्थ्य मॉडल चाहिए, शिक्षा मॉडल चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, बड़ा सवाल है। लेकिन मुस्लिम मतदाता को क्या चाहिए बीजेपी से? मोहम्मद अमीन साहब, अभी भी बड़ा सवाल है, क्या है उनके दिल में, उनको बीजेपी से क्या चाहिए? देखिए, मुस्लिम समाज को अपना सम्मान चाहिए। समय समय पर मैं समझता हूँ कि बीजेपी के विरोधी होंगे या मोदी जी के विरोधी होंगे, वो लोग नहीं चाहते होंगे कि मुस्लिम समाज उनके साथ जुड़े। वो कुछ ऐसी बातें हरकतें कर देते हैं, छुटपुट घटनाएं इस तरह हो जाती हैं, कुछ स्टेटमेंट इस तरह दे दिए जाते हैं जिससे कि उनकी भावनाओं को ठेस लगती है और फिर मुसलमान आता हुआ वापस चला जाता है। जबकि आप देखिए, 14 से मुसलमान जुड़ने की कोशिश कर रहा था, 15 से 20% तक वोट मिले हैं, लेकिन क्या ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से नफरत करने लगता है। 15 से 20% तो कभी नहीं वोट मिले, लेकिन 10 से 12% तक का आंकड़ा जो आया लीडर्स हैं, है। जो मुझे लगता है अंदर से बीजेपी के नहीं है, न मोदी जी के हित में है, वो इस तरह की बातें कर देते हैं। चलते जिसकी वजह चलते से वो बात पीछे कर हटता है। लेते हैं कि घाटी में भी एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली। क्या अभी भी घाटी में, कश्मीर घाटी में मुस्लिम समुदाय कश्मीरी पंडितों को गले लगाने के लिए तैयार नहीं है? क्या वह मुख्य धारा में नहीं जुड़ना चाहता है? क्या वह अपनी अलगाववादी छवि को बनाए रखना चाहता है? विपिन शर्मा जी, आपका आकलन। देखिए, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, ये अरसा हो गया सुनते हुए। धरती का स्वर्ग कहलाता था कश्मीर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर हम मोदी सरकार की बात करें, एक इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई थी जब 370 धारा, 35 धारा को हटाया। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर समय लगेगा कि उस बदलाव को स्वीकार करें। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए कि जम्मू में अगर भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा है और घाटी में अभी अगर स्वीकृति नहीं मिली है, तो देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो कोई भी चीज स्थायी नहीं है, यहाँ पर कभी भी बदलाव आ सकता है, हृदय परिवर्तन हो सकता है। चलिए, हृदय परिवर्तन हो सकता है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, बीजेपी को वोट मिले या ना मिले यह बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन क्या देश के लिए जो एक प्रेम दिखता है, सम्मान दिखता है, इससे जोड़ के बीजेपी मुस्लिमों को कोई बड़ा विकल्प देने की स्थिति में आज की दौर में है या नहीं? मोहम्मद अमीन साहब। कि बीजेपी के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते उत्थान, वो सभी का उत्थान चाहते हैं, उसमें मुसलमानों का भी उत्थान चाहते हैं, अल्पसंख्यकों का। लेकिन उसके लिए गहन विचार करने की आवश्यकता है। तो मौजूदा समय में, आपके हिसाब से मौजूदा समय में बीजेपी इस पे काम नहीं कर रही है? जी, उनके नेता जो हैं अल्पसंख्यक के, वो भी लगता है दिल से काम नहीं कर रहे हैं।
अगर उस दिल से काम करते तो पार्टी की ऊंचाइयां छू जाते, वो मुस्लिम आ जाते इनके साथ। चलिए, अब मैं 20-20 सेकंड में आप दोनों लोगों से चाहूंगा कि अगर हरियाणा में बीजेपी जीती है तो उसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? 20 सेकंड में मोहम्मद अमीन साहब। हम तो जो हरियाणा में जीती है उसका श्रेय जो है पार्टी को देना चाहते हैं, साथ में हम अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देना चाहते हैं, जिनकी की ऐसी पॉलिसी है और उनके ऐसे विचार हैं समाज के लिए और देश के लिए। देश अमित सर्वोपरि शाह है, जी को प्रदेश कितना सर्वोपरि। नंबर देना चाहेंगे इस उसमें? भाई वो नंबर 1 और नंबर 2 दो ही है, उन्हीं को सब कुछ जाता है श्रेय। इसमें सबसे ज्यादा विपिन मेहनत तो शर्मा अमित शाह जी, की है, बात। राज्य के नेतृत्व को कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर निश्चित बात है कि अमित शाह किसी सदी के चाणक्य कहलाते हैं, रणनीतियां वही बनाते हैं, तो वो तो बधाई के पात्र ही हैं, लेकिन साथ में बधाई के पात्र और जो श्रेय जाता है वो कार्यकर्ताओं को जाता है। तो दिन रात लगे रहे ये सुनिश्चित करने में कि यहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात हो रही है वो बिल्कुल तो वो चीज मुमकिन ना हो और यहाँ पर जनता दोबारा भरोसा जताए भाजपा पे और उनके नेतृत्व पे, उनके गवर्नेंस मॉडल पर। देश को आगे ले जाए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।